नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। केस दर्ज होने के बाद 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के मौके पर नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की हुई 10वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कहा, हम नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोड मैप कर रहे तैयार। बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में शुभेंदु सरकार। विधानसभा में 29 जून को पेश कर सकती है बिल। विपक्षी दलों ने जताया विरोध। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने मदद के लिए भेजी मेडिकल टीम। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल्स की मेडिकल टीम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना। और भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला। T20 कप्तान के रूप में उतरेंगे श्रेयस अय्यर। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दान चोरी मामले में पुलिस 8 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि एसआईटी की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे,
श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन ब्यूरो एनसीबी द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में देश में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश आज नारकोटिक्स के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल ये तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास और उपचार के लिए संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। तारातला हादसे के मद्देनजर कोलकाता नगर निगम के साथ साथ विधाननगर, एनकेडीए, पुजाली, बजबज, महेशतला, राजपुर, सोनारपुर, दक्षिण दम्बम, बरानगर और कमारहाटी नगर क्षेत्रों में निर्माणाधीन इमारतों का ऑडिट कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय ऑडिट समिति आज से अपना काम शुरू करेगी। वहीं हादसे से जुड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्लानर को कोलकाता नगर निगम ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य निर्माण परियोजना में भी तारातला जैसी लापरवाही सामने आती है तो संबंधित आर्किटेक्ट, इंजीनियर
और प्लानर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में आपदा की स्थिति में तेज और प्रभावी राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर ही 200 सदस्यीय विशेष बचाव दल का गठन किया जाएगा। इस दल में 50 कर्मियों को पर्वतीय क्षेत्रों से और 50 कर्मियों को सुंदरबन क्षेत्र से लिया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी अग्निशमन कर्मियों को भी इस विशेष टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे से जुड़े आर्किटेक्ट और इंजीनियर को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार गुजरात और असम की भांति ही राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। गुड गुड। आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस के मौके पर दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय है जब कांग्रेस ने सत्ता बचाने और एक परिवार के राजनीतिक हितों के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। संविधान की भावना को आघात पहुंचाया गया, नागरिक स्वतंत्रता का दमन हुआ, लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र लोकतंत्र सेनानियों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए ये संकल्प दोहरा रहा है कि संविधान सर्वोपरि है और रहेगा। संविधान हत्या दिवस उस काले अध्याय को कभी ना भूलने और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, सांसद योगेंद्र चांदोलिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज आदि भी मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने फैसलों और नीतियों के कारण विवादों में रही है और समय समय पर ऐसे निर्णय लिए जिनका असर देश की छवि और हितों पर पड़ा। आगे सुधांशु त्रिवेदी ने केरलम में कांग्रेस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शराब पर टैक्स नीति से फायदा कथित तौर पर शराब कारोबारियों को हो सकता है और इससे युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण नियमों में संशोधन की घोषणा की है। सरकार ने गैर विनिर्माण खाद्य व्यवसायों के लिए रिकॉर्ड रखने और स्टॉक रोटेशन आवश्यकता को
तर्क संगत बनाया है। जन विश्वास अधिनियम के तहत दवाओं, कॉस्मेटिक्स और खाद्य सुरक्षा कानूनों में मामूली अपराधों के नियमों को सरल किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कारोबार में आसानी बढ़ाना और जन स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और अनुपालन को भी प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर क्षेत्र की साझेदारी और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने विशेष बातचीत की सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रथीश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके मायने हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विजिट एक स्टेट विजिट है। वो प्रेसिडेंट डॉक्टर अरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर अरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइस है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइस और कल्चरल टाइस, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में, और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं, कलेक्टिवली मिलके हम इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है, बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विजिट के दौरान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि UPI हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। जन औषधि स्कीम, जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम। ये सब, इन सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा।
अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में? देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है। तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाय सी आता है। इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए भारत का ऑपरेशन एमिस्टैड शुरू हो गया है। ऑपरेशन एमिस्टैड के तहत वायुसेना के 2 C-17 विमान जरूरी सहायता सामग्री लेकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हुए। इस सहायता में भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें भारत के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत 2 भीष्म क्यूब्स हित और मैत्री भी शामिल हैं। भीष्म क्यूब एक अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेजी से तैनात की जा सकने वाली मॉड्यूलर मेडिकल सुविधा है, जिसे खास तौर पर आपदा और मानवीय राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मेडिकल टीम में 41 लोग शामिल हैं, जिनमें 9 मेडिकल ऑफिसर हैं। ये टीम भूकंप से प्रभावित लोगों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरी हेल्थ केयर सेवाएं देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।